नमस्कार। एस्टेट प्लानिंग के खास शो तब क्या होगा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। देखिए, अगर आपकी गैर मौजूदगी में संपत्ति को लेकर झगड़ा हो जाए तो तब क्या होगा? अगर बच्चों की उम्र कम हो और उत्तराधिकार तय ना हो तो तब क्या होगा? ऐसे तमाम सवालों के जवाब एस्टेट प्लानिंग में ही छिपे हैं और खासकर प्राइवेट ट्रस्ट में। आज के शो में जानिए कि क्यों प्राइवेट ट्रस्ट बना सकता है आपके परिवार की विरासत को मजबूत और सुरक्षित। तो आज के शो में हम इसी बारे में चर्चा भी करने जा रहे हैं। हम आपको आज के शो में बताएंगे कि माइनर बच्चों के लिए कौन सा ट्रस्ट जो है वो सही रहता है। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि ट्रस्ट कैसे बचाता है कानूनी विवादों से। चर्चा इस बारे में भी होगी कि विल जो है वो ज्यादा सुरक्षित होता है ट्रस्ट से, और हम ये भी बात करेंगे कि ट्रस्ट बनाने के तरीके और जरूरी इससे जुड़े हुए अहम बातें कौन सी हैं। इसके अलावा ये भी बात होगी कि किन लोगों को ट्रस्ट बनाना चाहिए। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि गुरुग्राम की एक दंपति ने बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाया और देखिए कि कैसे उनका ये फैसला सही साबित हुआ। गुरुग्राम के एक दंपति ने अपने 2 छोटे बच्चों के लिए एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाया। इसमें एक विश्वसनीय ट्रस्टी को रखा गया जो बच्चों की शिक्षा और जरूरतों के लिए संपत्ति को मैनेज कर सके। कुछ वर्षों बाद दंपति की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, लेकिन उनके बनाए ट्रस्ट की वजह से बच्चों को ना तो संपत्ति के लिए कोर्ट जाना पड़ा और ना ही किसी विवाद का सामना करना पड़ा। ये केस बताता है कि सही समय पर बनाया गया ट्रस्ट बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर सकता है। तो इसलिए हम ये शो लेकर आए हैं ताकि हम आपको ट्रस्ट की अहमियत बता सके कि सही समय पर अगर आप भी ट्रस्ट बनाएंगे तो कैसे वो आपके परिवार की विरासत को सुरक्षित रख सकता है। और चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर दीपक जैन जुड़ रहे हैं जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस के। दीपक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी के बारे में बता देती हूँ कि दीपक जी जो है ना, उनका इनहेरिटेंस लॉज के क्षेत्र में प्रतिष्ठित नाम है। इन्होंने 1000 से अधिक परिवारों को जो है सही सक्सेशन और एसेट ट्रांसफर स्ट्रैटेजी बनाने में मदद की हुई है। तो दीपक सर, अगर जो व्यक्ति आज हमारा शो देख रहे हैं वो अगर ट्रस्ट बनाना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे सही तरीके का ट्रस्ट कौन सा हो सकता है? नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, क्योंकि आप उसे सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मेरा उद्देश्य क्या है। ओके। तो अगर मैं कहूँ कि कितने तरीके की ट्रस्ट होते हैं, 50 से ऊपर मुझे पता है। अच्छा। राइट, होते इससे भी ज्यादा होंगे। राइट, तो डिपेंड करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका तो उद्देश्य फिर हम ये कैसे पता करेंगे कि कौन सा ट्रस्ट जो है मुझे बनाना चाहिए? सबसे पहले जो सबसे पहले आप बताओ मुझे ट्रस्ट क्यों बनाना है। ठीक है। तो ट्रस्ट बनाने के कई सारे कारण होते हैं। सपोज आपका कारण है एसेट प्रोटेक्शन, कि मुझे अपनी संपत्ति को क्रेडिटर से, तलाक से और इन सब चीज़ों से बनाना है। तो अब ट्रस्ट कौन सा बनाऊं? ओके। मेरा पर्पस है कि मेरी संपत्ति आसानी से बिना झगड़े के मेरे बच्चों में चली जाए, तो ट्रस्ट में कौन सा बनाऊं? ठीक है। मेरा पर्पस है कि मेरी डेथ के बाद मैं अपने बच्चों को फ्री हैंड नहीं देना चाहता। अच्छा। कि आप पैसों को कैसे भी यूज़ करो, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो इमेच्योर्ड है, वो इसको ठीक से संभाल नहीं पाएंगे। तो मैं ट्रस्ट कौन सा बनाऊंगा? मेरे बच्चे, मैं इंडिया में हूँ, मेरे बच्चे इंडिया के बाहर हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लिए प्रॉपर्टी को मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा जो इंडियन प्रॉपर्टी है। तो मैं ट्रस्ट कौन सा बनाऊँ? और मुझे उनको डेथ टैक्स की भी मुझे इश्यूज लगते हैं। तो सबसे पहले है उद्देश्य। ठीक है। उद्देश्य के हिसाब से डिसाइड होगा कि कौन सा ट्रस्ट बनेगा। तो जैसे आपने मुझसे कहा कि भाई बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं या उस तरीके के बच्चे हैं, अब उनके लिए कौन सा ट्रस्ट बनाऊं कि उनको सिक्योर करूं? तो उसमें जनरल जो रूल है कि आप रेवोकेबल ट्रस्ट बनाएं और डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट बनाएं। जो डिस्क्रिशनरी रहे और रेवोकेबल रहे जब तक आप जीवित हैं। ओके। जैसे ही आपकी डेथ हो यही ट्रस्ट चेंज हो जाएगा इररेवोकेबल स्पेसिफिक ट्रस्ट में। अच्छा। रेवोकेबल और इररेवोकेबल में क्या फर्क है? रेवोकेबल में जो सेटलर है या जिसने ट्रस्ट बनाया उस पर पावर है इसको डिसॉल्व करने का। इररेवोकेबल में वो डिसॉल्व नहीं कर सकता। स्पेसिफिक और डिस्क्रिशनरी में क्या है? आपने जो बेनिफिशियरीज के नाम लिखे जिनके लिए ट्रस्ट बनाया गया, स्पेसिफिक में तो उनका शेयर वेल डिफाइंड है। ओके। और डिस्क्रिशनरी में ट्रस्टी पे पावर है, किसी को भी कितना भी दे दे। ठीक है।
तो जब तक आप ट्रस्टी हो, आपकी वाइफ ट्रस्टी है, आप उसे डिस्क्रिशन रखो, पावर रखो अपने पास। ठीक है। आप दोनों की जैसी डेथ होती है आपके, तो अब डिस्क्रिशन कोई नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि इस बच्चे को ये देना है, इस बच्चे को ये देना है, तो उसे स्पेसिफिक कर दिए और इरेवोकेबल कर दीजिए। ठीक है। आपने कहा कि भाई ये हम नहीं अभी बता सकते कि भाई कौन सा ट्रस्ट बनाना है, जब तक हमें मतलब इंडिविजुअल नीड्स के अकॉर्डिंगली होता है। तो ऐसी कौन सी अहम बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए जब भी हम ट्रस्ट बनाने के बारे में सोच रहे हैं? तो आम आदमी को जो है किन किन बातों से जो है वो ये अंदाजा लगा सकता है कि भाई मेरी जरूरत क्या है आखिर इस वक्त जो है? तो आप सबसे पहले लिस्ट बनाएं आपके एसेट्स क्या क्या। ठीक है। फिर अगर आप नहीं रहे तो इन एसेट्स का क्या होगा? ठीक है। ठीक है। और एसेट्स का क्या होगा आपके बाद और आपकी पत्नी के बाद या आपके हस्बैंड के बाद, दोनों चीजें है ना, एक स्टेज पे नहीं, दोनों स्टेज के बाद। फिर बताएं कि मेरे पे रिस्क क्या क्या है, आज क्या रिस्क है और डेथ के बाद क्या रिस्क है। मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, कहते हैं जी हमारे लाइफ में तो कोई भी रिस्क नहीं है। तो मैं उसे कहता हूँ 2 मिनट आंखें बंद करो और इमेजिन करो आप इस दुनिया में नहीं हो, क्या कि ये हो सकता है? तो उनको एकदम समझ में आता है ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक रिस्क वो है जो आज है, एक रिस्क वो है जो फ्यूचर में हो सकता है। एस्टेट प्लानिंग का एक नियम है और नियम बड़ा सिंपल है, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड गुड विल हैपन। आप ये मत सोचो मेरे साथ अच्छा ही होगा, आप सोचो मेरे साथ जो बुरे से बुरा है ना वही होगा मेरी फैमिली में। और मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ कि वो बुरे से बुरा ना हो पाए, उससे प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। राइट, आप वैक्सीनेशन क्यों कराते हो? कि बीमारी ना हो जाए। जी बिल्कुल। राइट, तो ये वैक्सीनेशन का ही तरीका है ना, तो हम तो मान के चलते हैं अगर मैंने नहीं कराई तो बीमारी होगी। राइट, तो ये उस तरीके से आप पहले प्रिवेंट कर रहे हो उस चीज को होना। तो आपने जब सोच लिया कि मेरे साथ रिस्क क्या क्या है, हाँ। अब आपको डिसाइड करना है विच स्ट्रक्चर टू क्रिएट, और इसमें 2 चीजों को बैलेंस करना है, फ्रीडम और कंट्रोल। ओके। और यही सबसे मुश्किल काम है एक ट्रस्ट में कि कितनी फ्रीडम दूं उन्हें और कितना कंट्रोल रखूं। ज्यादा कंट्रोल रखूंगा, फ्रीडम छोड़ दूंगा, तो मैं शायद उनका यूथ खराब कर दूंगा बच्चों का, कि भाई अब सब कुछ मेरे कहने पे हो रहा है, तुम क्या कर रहे हो, है ना। और ज्यादा अगर उसको फ्रीडम दे दूंगा और वो खराब कर देंगे, वो भी प्रॉब्लम है। तो जो फ्रीडम और कंट्रोल का बैलेंस है ना, वो बड़ा इंडिविजुअल होता है, पर उसमें कुछ रूल्स होते हैं कि भाई ये करोगे तो बेटर रहता है, ये करोगे तो मुश्किल है। पर बेसिकली हमारी जो इंटेंट रहती है जब हम ट्रस्ट बनाते हैं कि हम वर्स्ट को बचाते हैं। ओके। हम ना पेसिमिस्टिक होके चलते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होके नहीं चलते ट्रस्ट में। वो पेसिमिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ट्रस्ट डीड ड्राफ्ट कराइए, ट्रस्ट डीड को रजिस्टर कराइए और पैन कार्ड लीजिए, अकाउंट खोलिए और ट्रस्ट चालू हो गई। ठीक है। लेकिन दीपक सर, आपने जो एक लाइन दी है ना, वो मैं एक बार दर्शकों के लिए रिपीट करना चाहूँगी, प्रिपेयर फॉर वर्स्ट एंड गुड विल हैपन। तो यानी कि ट्रस्ट जब आप बना रहे हैं तो आप अपने आप को, अपने परिवार को वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके साथ फिर आगे जाके खराब नहीं होगा। इसीलिए जो है एस्टेट प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आपने बोला 50 से अधिक ट्रस्ट जो हैं वो होती हैं। हम धीरे धीरे जो है अपने आने वाले शोज में सबके बारे में ज़रूर ये जो है चर्चा करेंगे। 50 के 50 ट्रस्ट आपको बताएंगे ताकि आपको बताओ। लेकिन फिलहाल चूंकि अभी आज हम माइनर बच्चों की बात कर रहे हैं, माइनर बच्चों के लिए आपने बताया कि किस तरह की ट्रस्ट जो है वो ज़रूरी होती है और उससे जो है वो बच्चों के लिए किस तरीके से आगे फ़ायदा होता है, ये भी थोड़ा समझाइएगा हमें। देखिए, अब माइनर बच्चों के लिए जो ट्रस्ट बनती है उसका एक स्पेसिफिक नाम है माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट। राइट, अब माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट अलग अलग तरीके के इंडिविजुअल बना सकते हैं। ठीक है। राइट, एक कपल हो सकता है, एक सिंगल पेरेंट हो सकता है, एक डिवाइडेड फैमिली हो सकती है। ये सब ट्रस्ट बना सकते हैं। मतलब एक कपल है, उन्होंने कहा कि हम दोनों के बाद ऐसे ऐसे बच्चे माइनर होंगे तो हम उनको सुरक्षित कर लेंगे। एक सिंगल पेरेंट है, एक पेरेंट की वन पेरेंट हैज पास्ड अवे, अब सिंगल पेरेंट है, उनको तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मुझे भी कुछ हो गया तो बच्चा माइनर हुआ तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो वो एक तरीके की ट्रस्ट बनाएगा। फिर ऐसा भी हो सकता है सेपरेटेड हो, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए, एक व्यक्ति के पास बच्चों की कस्टडी और बच्चा माइनर है। राइट, अब आप चाहोगे मेरी संपत्ति मेरे बच्चों पे तो जाए पर सेपरेटेड स्पाउस पे ना जाए, तो उसके लिए भी ट्रस्ट बनेगा। ठीक है। तो ये जो फैमिली की सिचुएशन है ये डिसाइड करेगी किस टाइप से ट्रस्ट को स्ट्रक्चर करा जाएगा। राइट, माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट बनाते हुए जो जनरल ट्रस्ट बनेगी, मैं नॉर्मल फैमिली की बात करता हूँ, तो माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट जब आपने बनाई, आप हस्बैंड एंड वाइफ सेटलर बने। सेटलर मतलब जिसने ट्रस्ट बनाई, आप हस्बैंड एंड वाइफ ही ट्रस्टी हो और हस्बैंड वाइफ सपोज आपके दोनों बच्चे हैं, आप चारों बेनिफिशियरी हो और मैंने इसे रेवोकेबल डिस्क्रिशनरी बना दी। ठीक है। कि आप दोनों कभी भी इसे रिवोक भी कर सकते हो और आप दोनों ही डिसाइड करोगे किस बच्चे को कितना, 0 to 100 सब पे जा सकता है चारों पे।
ओके आप अपने आप को 0 to 100 दे सकते हो, अपनी वाइफ को 0 to 100 दे सकते हो, बच्चे को दे सकते हो, पहले वाले को, दूसरे को, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अगर पर जैसे ही आपकी में से एक की डेथ हुई तो मैं हो सकता है इसको इर्रेवोकेबल स्पेसिफिक कर दूं, ओके या इर्रेवोकेबल डिस्क्रिशनरी कर दूं, है ना। मुझे उसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने पहले भी शो में कई बार बताया कि जब कपल्स में से एक कपल की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की, एक स्टेज लाइफ में ऐसी आती है जब आप फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हो, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हो बच्चों को, और बच्चे फोर्स करना शुरू करते हैं वो बच्चा कि भाई चेंज करो इस ट्रस्ट को, आप पे पावर है, आप चेंज करो, तो आपके रिलेशन खराब होते हैं इस वजह से। या आपका स्पाउस रीमैरी कर ले, वो भी एक रिस्क है, तो उसको इर्रेवोकेबल करके स्पेसिफिक करना बेटर रहता है जनरली, पर वो आपकी इच्छा है। पर जब आप दोनों की डेथ होगी तो कंपलसरी है कि ये इर्रेवोकेबल और स्पेसिफिक हो। फिर मैं इसमें क्लॉजेस डालूंगा, अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाए तो क्या होगा, राइट। बच्चे को कब हुआ, बच्चे को कब होने की बहुत सारी सिचुएशन है। बच्चा जब माइनर है तब उसको कुछ हो गया, ही पासेस अवे। बच्चा मेजर होके पास हुआ आफ्टर गेटिंग मैरिड, अब क्या होगा। बच्चा जब पास हुआ उसके बच्चे थे या नहीं थे, अब क्या होगा, राइट। तो मैं वो सारी सिचुएशन ट्रस्ट में डालूंगा। ट्रस्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फ्यूचर की सारी संभावनाओं को आंसर करता है। अगर मैं रेवोकेबल भी बना रहा हूं जिसमें आपको पावर है चेंज करने की, तब भी बैकअप में मैं जरूर डालूंगा। अगर आपने चेंज नहीं किया बाई चांस, और ज्यादातर लोग नहीं करते चेंज, वो बनाने के बाद भूल जाते हैं चेंज की करना है, तो बैकअप क्या है। अगर वो सिचुएशन आई, आपके बच्चे की डेथ हो गई और उसके बच्चे जिंदा हैं, तो अब उसमें ट्रस्ट में लिखा है कि ये होगा, आप उसे चेंज कर सकते हो, पर अगर आपने नहीं किया तो बैकअप तो होना चाहिए ना। ट्रस्ट को आंसर्स के लिए कोर्ट में थोड़ी जाना है जी, वो डीड के अंदर ही होना चाहिए सब। इसीलिए जो ट्रस्ट डीड का ड्राफ्ट है वो बहुत लेंदी ड्राफ्ट है। तो एक नॉर्मल ट्रस्ट डीड आप मान के चलिए अराउंड 60 to 70 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, राइट। इसीलिए उसके चार्जेस भी ज्यादा है, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती है, 2 से 3 महीने लगते हैं उसे बनाने में, ट्रस्ट डीड बनाने में, राइट। ट्रस्ट डीड बनाने में जो है वो 2 से 3 महीने का वक्त जो है वो लग सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि आपके भविष्य को सिक्योर करने के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि किस सिचुएशन में क्या हो जाएगा आपको नहीं पता। दोनों पार्टनर में से अगर एक पार्टनर चला जाए तो भी नहीं आपसे पता। एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हाँ, आप में से बहुत सारे लोग SIP करते हैं जी, इंश्योरेंस करते हैं, ठीक है। आपने एक SIP चलाई हुई एक पर्पस के लिए जी, सपोज पर्पस ये है कि मुझे इस पैसे से अपने बेटे को बाहर एजुकेशन के लिए भेजना है, हाँ, ठीक है। आपने उसमें एक नॉमिनी बना रखा है, ठीक है। आपकी डेथ हो गई, नॉमिनी को पैसा मिल गया, ठीक है। अब इस बात की क्या गारंटी है ये नॉमिनी इसी पर्पस के लिए इस पैसे को यूज करेगा, हाँ, कोई इसकी गारंटी। पर अगर यही पैसा मैं SIP ट्रस्ट में चला दूं माइनर बेनिफिशियरी में, और उसमें लिखा हो कि ये वाली जो SIP है इसका पैसा खाली मेरे बेटे की पढ़ाई पे यूज होगा, अब ट्रस्टी कुछ नहीं कर सकता, उसको भेजने यूज ही करना पड़ेगा, इम्पॉसिबल है और कुछ कर दे, ठीक है। तो आप अगर अपने गोल्स की एश्योरेंस चाहते हैं कि मेरा जो पर्पस है मेरे ना रहने पे भी मीट करे, मेरे बच्चों को जो मैं देना चाहता हूँ वो मेरे ना रहने पे भी मिले, तो माइनर बेनिफिशियरी ट्रस्ट के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। आप विल करोगे, नॉमिनेशन करोगे, उसमें तो जिसके हाथ में आया वो यूज करेगा, किस पर्पस के लिए करेगा आपका कंट्रोल ही नहीं। ट्रस्ट में आप अपनी ग्रेव से कंट्रोल कर रहे हो यूज ऑफ फंड्स, और ये आपके बच्चों के लिए मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ है। आप आज सोचते हैं ना कि इससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपने कहा अपनी ट्रस्ट में अगर हम दोनों को कुछ हो जाए तो हमारे बच्चे को इस टाइप के हॉस्टल में भेज देना, ठीक है, और हॉस्टल की फीस ट्रस्ट से जाती रहेगी, और मैंने इन्वेस्टमेंट को उस तरीके से चेंज करा कि रेगुलर इनकम आती रही, तो बच्चा तो आपका सिक्योर हो गया ना, राइट। आप सोचिए, आप अपने बाद उनकी सुरक्षा एश्योर करके जा रहे हो, ये कितना बड़ा एक बड़ी चीज है एक पेरेंट के लिए कि मैं नहीं भी रहूं तो तुम्हारे फिनेंसेस की मैंने टेक केयर कर रखी है जब तक तुम उतने मैच्योर नहीं हो जाते कि मेरी संपत्ति संभाल। सर, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन सवाल आ रहा है। सवाल ये है कि अगर मान लीजिए एक माता पिता हैं, उन्होंने जो है ट्रस्ट बना दी है, और मान लेते हैं कि पिता ने जो है अपने भाई को जो है ट्रस्टी बना दिया है कि भाई मेरे बच्चे की पढ़ाई की तो तुम करोगे अगर मेरे में हम नहीं रहते हैं तो, और अगर माता पिता को कुछ हो जाता है तो ये कौन इंश्योर करेगा कि जो बच्चे का चाचा है वो ठीक से कर रहा है काम या नहीं कर रहा है? इसके 2-3 आंसर्स हैं जिस वजह से वो करेगा। एक तो ट्रस्ट में हमेशा 2 ट्रस्टीज होंगे, ओके। इंडिया में ट्रस्ट सिंगल ट्रस्टी से नहीं चल सकता, ठीक है, तो उसका अकेले का डिसीजन नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, अगर वो ट्रस्ट के अगेंस्ट कोई काम करता है, जो लिखा है वो क्रिमिनल एक्ट है जिसकी सजा कम से कम 10 साल है। अच्छा। और आपको अपने भाई को अवेयर करा देना चाहिए, भैया करेगा तो ये रिस्क है,
तीसरा, हम ट्रस्ट के अंदर एक ऑडिट का प्रोविजन डाल देते हैं ओके कि हर साल 2 चार्टेड अकाउंटेंट इस ट्रस्ट को ऑडिट करेंगे कि क्या ट्रस्ट डीड फॉलो हुई या नहीं हुई। राइट, साल में 2 बार भी करा सकते हो आप ऑडिट। ओके और वो ट्रस्टी को वार्निंग देंगे, अगर आप इसे ठीक से नहीं करोगे हम आपके खिलाफ क्रिमिनल केस कर देंगे, क्योंकि आपका बच्चा तो माइनर है, वो तो क्रिमिनल केस नहीं कर सकता। तो देयर शुड बी सम चेकिंग मैकेनिज्म कि भाई ये चेकर है मेरा। तो वो आपके उसको चाचा को हमेशा डर लगेगा कि 6 महीने बाद ऑडिट होगा, वो पकड़ के मुझे केस कर देंगे, मुझे प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो देयर आप बताइए कि अगर आप ये नहीं करेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? व्हाट्स द सेकंड बेस्ट ऑप्शन? मतलब दुनिया में कोई चीज परफेक्ट तो है ही नहीं ना। परफेक्ट तो नहीं होती है, बट अगर इसकी जगह आप पैसे बच्चों के नाम कर जाते तो और चाचा को गार्जियन बना जाते, यही तो ऑप्शन था। तो बिल्कुल आपने कुछ बताया नहीं कैसे खर्च करने हैं। नहीं, पर यहाँ पर ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑडिट का जो है वो बता रहे हैं कि ऑडिट जो है वो कराया जाता है, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं एक मन में ट्रस्टी के भी डर रहेगा, और 2 ट्रस्टी हैं तो वैसे भी ये डर रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा व्यक्ति जो है वो मुझे किसी तरीके से फंसा दे। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ जो है वो हमारे दर्शकों को बताई है। लेकिन प्राइवेट ट्रस्ट को हम मान लें कि अगर कोई कानूनी विवाद हो किसी प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो उस सब पचड़ों से जो है वो बचा सकता है, हमारी प्रॉपर्टी कहीं और नहीं जाने देगा गलत हाथों में। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लीगल लायबिलिटीज से घिरे हुए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी लोन्स लिए हुए हैं, स्पाउस से कुछ मैरिटल डिस्प्यूट चल रहा है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अपनी इन डिस्प्यूट्स के होने से पहले अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं ट्रस्ट में, ठीक है, तो ये इन सब चीजों से सिक्योर्ड होती है। ओके। अगर इसके बाद करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल है, फिर थोड़ा चांसेस कम है सिक्योर करने के, अभी भी होगी पर अच्छे से नहीं होगी। ओके। तो अगर, और ये विवाद कब क्रिएट हो जाए हमें में से किसी को नहीं पता। तो आप कोशिश करें कि एक ट्रस्ट बनाएं और ट्रस्ट के अंदर ही अपनी संपत्ति क्रिएट करें। राइट, जैसे मैंने अपनी ट्रस्ट बनाई हुई और मैं अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड वगैरह क्रिएट करता हूँ अपनी ट्रस्ट में ही करता हूँ। तो अगर कोई मेरे नाम, सपोज मेरे साथ कोई विवाद हुआ, तो उन्होंने क्या करा, मेरा पैन नंबर लिया और चेक करा इसके नाम क्या क्या है, ठीक है, तो निकल के ही नहीं आएगा कुछ। वो सब ट्रस्ट के नाम है, ट्रस्ट के पैन नंबर में, और ट्रस्ट एग्जिस्ट करती है नहीं करती है बहुत मुश्किल है जानना जी। राइट। दूसरी बात, अगर एग्जिस्ट करती है पता भी चल गया, तो है तो मेरा नहीं, ट्रस्ट का है, ट्रस्ट का है। तो और लायबिलिटी किसकी है? मेरी है। तो मेरी लायबिलिटी ट्रस्ट पे पास ऑन नहीं होती, चाहे वो स्पाउस के अगेंस्ट हो, चाहे वो क्रेडिटर्स के अगेंस्ट हो, चाहे लीगल लायबिलिटी हो, कोर्ट जजमेंट्स हो आपके अगेंस्ट, वो उस पर पास नहीं होती। और उस पर बहुत सारे ऑलरेडी जजमेंट्स आ चुके हैं, अगर आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड ट्रस्ट बनाई है ना। आपको कुछ लोग कहेंगे जी ट्रस्ट थी उसके बाद भी कोर्ट नहीं ले, क्योंकि उसने स्ट्रक्चर नहीं ठीक किया। इसीलिए उसकी जो ड्राफ्टिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रिस्क बताएं और उस रिस्क के अनुसार उसको ड्राफ्ट किया जाए कि भाई इन चीज़ों से बचाएगी आप। ठीक है। और हम चूंकि माइनर्स की बात कर रहे थे, तो माइनर्स के लिए जब ट्रस्ट बनाएं तो माता पिता को किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और कैसे, मतलब कि और क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं जब हम बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाते हैं? तो पहला बेनिफिट तो मैंने आपको बता दिया कि आपके बाद आपके एसेट्स कंट्रोल होते हैं जी। जिस पर्पस के लिए आपने एसेट बनाया उसी पर्पस के लिए यूज होगा। ठीक है। इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। अब आपने पूछा कि किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। ये रेवोकेबल होगी, इरेवोकेबल होगी, स्पेसिफिक होगी, डिस्क्रिशनरी होगी, लाइफ टाइम होगी, टेस्टामेंट्री होगी, तो किस टाइप की बनेगी। फिर आपको सब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम दोनों के बाद क्या हो। राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो हम दोनों तो अपने बच्चों का ध्यान रख ही लेंगे, कितना भी रखें। हो सकता है आपके स्पाउस इतने लीगली एक्टिव ना हो, फाइनेंशियली एक्टिव ना हो, वो फिर भी बेस्ट इंटरेस्ट तो उनको बच्चे का पता है। आप दोनों के बाद क्या होगा, कौन इसे चलाएगा, कौन इसे ऑडिट करेगा, क्या अलाउड होगा, क्या डिसअलाउड होगा, किस स्टेज पर आप बच्चों को इसमें फ्रीडम देना शुरू करोगे। क्या आपका बच्चा जैसे 18 साल का बालिग हुआ आपकी संपत्ति को संभालने लायक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं आता। है, मैच्योरिटी 25 पे भी नहीं आती। हाँ, कई बार नहीं आती है। राइट, कई बार नहीं, ज्यादातर नहीं आती है। तो आप उसे स्टेजेस में पैसे दे सकते हो। आप कहते हो जब तुम 25 साल के होंगे 10% कॉर्पस निकाल सकते हो। ठीक है। जब आप 30 के होंगे और 10 निकालो, हर 5 साल बाद 10 निकालते रहो। तो एक बार उसने 10% निकाला, उससे गलती हो गई, उसने पैसे खो दिए, कोई बात नहीं, अभी 90 तो बचे हुए हैं ना। अगले 5 साल फिर सीखेगा।
राइट। तो आप उसे मेच्योर करने में हेल्प कर रहे हो और एक गलती से वो पूरा डिस्ट्रॉय करने की पावर नहीं दे रहे। तो आप स्टेज वाइज कर सकते हो कि तुम्हारी शादी के टाइम इतने मिलेंगे, तुम्हारे बच्चा होगा तो इतने मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए इतने मिलेंगे, तुम्हें कोई बीमारी हो जाए तो इतने मिल जाएंगे, राइट। तुम नया घर बनाना चाहोगे तो इतने मिल जाएंगे, जब मेरा बिजनेस टेक ओवर करोगे उस टाइम इतने मिल जाएंगे। नया बिजनेस सेटअप करने के लिए लोग कॉर्पस छोड़ देते हैं कि मेरा बच्चा एक साल जिंदगी में एक बार एक बिजनेस करे, उसके लिए मेरा 25% कॉर्पस निकाल ले, पर उसके बिजनेस के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो ट्रस्ट में ही आएगी, अपने पर्सनल नाम पे नहीं खरीद सकता। तो वो जिससे कि उसके स्पाउस वगैरह कल को प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। वो मतलब आप इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या है? आपकी सोच। अगर आप सोच सकते हो मैं ट्रस्ट में कर सकता हूँ, आपकी सोच ही लिमिट है। मतलब ट्रस्ट जो है ना वो हमारी तमाम मुसीबतों का हल है कि हमारी प्रॉपर्टी जो हमारी मेहनत की प्रॉपर्टी है ना वो कल को बच्चों के स्पाउस के नाम ना चली जाए या कहीं गलत हाथों में ना चली जाए, तो उससे जो है वो बचा के रखेगी। बिल्कुल 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 वही है। ठीक है। अच्छा दीपक सर, अगर मैं बात करूं, चूंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं, स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनकी ज़रूरतें तो और ज़्यादा होती हैं और उनकी डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स पे तो लाइफ लॉन्ग भी कई बार रहती है। तो ऐसे में क्या उनके लिए कुछ अलग तरह की ट्रस्ट होती है या फिर इसी ट्रस्ट, माइनर ट्रस्ट के अंदर ही कुछ प्रावधान जो होते हैं वो लाइफ लॉन्ग के करे जा सकते हैं? हाँ, तो इसे कहते हैं स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट। एक स्पेसिफिक टाइप की ट्रस्ट, इसको नाम दिया स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट। उसमें जो बच्चा है वो बेनिफिशियरी है, सोल बेनिफिशियरी। ठीक है। माँ बाप बेनिफिशियरी नहीं बनते जनरली उसमें। माँ बाप ट्रस्टीज होते हैं, सेटलर होते हैं। ठीक है। और सर्वाइवर अमंग्स द पेरेंट कंटिन्यू करता है एज ट्रस्टी विद वीटो पावर्स, है ना। क्योंकि मुझे एक ट्रस्टी और ऐड करना पड़ेगा। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ ने ट्रस्ट बनाई, हस्बैंड की डेथ हो गई या वाइफ की डेथ हो गई, तो वाइफ खाली बची, तो अब मुझे एक बाहर के, क्योंकि 2 नंबर पूरे करने, तो एक और ट्रस्टी ऐड करना होगा। पर मैं वाइफ को क्या करूंगा, या हस्बैंड जो सर्वाइवर होगा उसको वीटो पावर दे दूंगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप दोनों नहीं रहे तो क्या होगा जी। अब आपको या तो उसके भाई और बहन पे विश्वास करना पड़ेगा, जो ठीक है, या किसी बाहर वाले पे विश्वास करना पड़ेगा। 90% लोग इस केस में सिबलिंग्स पे विश्वास करते हैं, भाई और बहन, राइट। उसमें बस खाली मुझे एक जगह थोड़ी सी तकलीफ है, क्योंकि मैंने वो देखा है होते हुए। आप क्या कहोगे कि उसको भाई या बहन को ट्रस्टी बना लोगे और फिर एक और उसमें क्लॉज डालोगे, अगर कल को मेरा ये स्पेशल चाइल्ड नहीं रहा तो जो बाकी बची हुई संपत्ति है इस ट्रस्ट में उस भाई और बहन को मिल जाएगी। तो ये मन में लालच तो अब वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हर बार पैसे जब वो खर्च करेगा भाई और बहन, क्योंकि एक दिन वो ट्रस्टी बनेगा और उस पर खर्च करने की पावर आएगी, डिसीजन मेकिंग, उसे लगेगा ये मेरी जेब से जा रहे हैं, अल्टीमेटली तो मेरे पे ही आने जी। तो ऐसा आपको अवॉइड करना चाहिए। कई पेरेंट्स मानकर कर लेते हैं, कई लोग इसको नहीं मानते कि नहीं हम तो उसी को देना और कोई है ही नहीं। पर जनरली मैं कह दूंगा कि ऐसे अवॉइड करना चाहिए। तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है जो स्पेशल चाइल्ड है आपका आज तो घर में रह रहा है, राइट, आप दोनों के जाने के बाद ये घर में ना रह पाए, ठीक है, क्योंकि इसकी केयर में जो मेहनत करनी पड़ती है कोई करने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है इसको फ्यूचर में लोग या वो जो इसके केयर टेकर्स हैं वो किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिट करा दें, राइट। मैंने कई बार ये भी देखा है ऐसे केसेस में कि उस बच्चे की अब किसी को परवाह ही नहीं है, अच्छा, क्योंकि वो घर से दूर हो गया, फैमिली से दूर हो गया, एक इंस्टीट्यूशन में रह रहा है, राइट। तो ही इज आउट ऑफ साइट, ही इज आउट ऑफ माइंड, राइट। उसको ऐसी सिचुएशंस के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रस्ट में एक प्रावधान डालें कि जो इंस्टीट्यूशन में बच्चा रहेगा उसका हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली वन ऑफ द ट्रस्टीज बन जाएगा, ओके। जिससे कि एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसको अपने महीने का खर्चा चाहिए ट्रस्ट से, इसलिए वो कहेगा कि भैया मीटिंग बुलाओ, ओके, है ना, पैसा डिसबर्स करो जो अलाउड है ट्रस्ट में। तो एक केयर टेकर आपने बिना नाम लिए खाली डेजिग्नेशन से क्रिएट कर दिया, जो शायद उस समय बच्चे का मैं नहीं मानता होगा, पर शायद सबसे बड़ा हितैषी वही हो, राइट। तो इस तरीके के प्रावधान हम ट्रस्ट में डाल के इस ट्रस्ट को बना सकते हैं। स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट से बढ़िया तरीका ऐसे बच्चों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का कोई नहीं है। फिजिकल सिक्योरिटी नहीं हो सकती इससे, हाँ, है ना, कैसे बच्चा रखा जाए क्या वो ट्रस्टी के हाथ में नहीं है, ट्रस्ट डिफाइन भी नहीं कर सकती। पर जहां पर भी रहे उसके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहे, उसको मिलते रहे। और आप अगर यंग पेरेंट हैं विद स्पेशल चाइल्ड, ये ट्रस्ट आप लाइफ इंश्योरेंस टर्म पॉलिसी से फंड कर सकते हो, ओके। आपने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसको ट्रस्ट के फेवर में असाइन कर दिया, और साथ में अपने स्पेशल चाइल्ड के लिए आपने एक SIP चला दी,
ठीक है। अगर आप जीवित रहे तो एसआईपी से पैसे बन जाएंगे, और अगर आपको कुछ हो गया तो टर्म इंश्योरेंस उसका पैसा ट्रस्ट में आ जाएगा, तो आपकी गारंटी हो गई कि आपके बच्चे को तो पैसा पक्का मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है। लेकिन जब हम ट्रस्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें दिमाग में एक चीज़ ये भी आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो बच्चे के नाम पे ट्रस्ट बनाए हैं, अब चूंकि स्पेशल चाइल्ड में तो और ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का पैसा जो है वो कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है, अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। तो ट्रस्ट ये कैसे इंश्योर करेगी कि पैसा जो है वो किसी गलत हाथ में नहीं जा रहा है, बच्चे की भलाई के लिए हो रहा है? नहीं, मैंने आपको रीजन तरीके बताए हाँ, कि आप ऑडिट का प्रोविजन डालो, 2 ट्रस्टीज डालो, राइट, उस तरीके के प्रोविजन हम स्पेशल चाइल्ड में भी डालेंगे। वो सब सारे प्रोविजन जो हमने इससे पहले बात करी, वो सारे स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट में होंगे ही होंगे। और इसमें हमने एक 3rd पर्सन इंक्लूड कर दिया, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो उससे भी बहुत फायदा होगा। ठीक है। तो ये जो है आपको अपने बच्चों की भलाई के लिए ज़रूर करना चाहिए, और ख़ासतौर पर अगर आपके बच्चे छोटे हैं, माइनर्स हैं, और अगर आपके घर में कोई स्पेशल चाइल्ड है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप उनका फ्यूचर जो है फाइनेंशियली सिक्योर करें, तो जैसे दीपक सर ने बताया है, आपको भी ट्रस्ट बनाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। खैर, अगर इस मुद्दे से जुड़े आपके मन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए जो है भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि व्हाट्सएप मैसेज में जाना है और वहाँ पर एस्टेट टाइप करना है, और उसके बाद स्पेस देकर अपना सवाल जो है वो लिखना है, और फिर हमें 9354027995 पर जो है वो भेजना है। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, X के ज़रिए भी सवाल भेज सकते हैं। YouTube में हमारे शो के लिंक के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाइए और अपने सवाल टाइप कीजिए, और आप अपने सवाल हमें भेजेंगे तो हम दीपक जी के पास आपके सारे सवाल पहुंचा देंगे और दीपक जी आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा अगर आप दीपक जी से सीधा अपने सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, आप उनकी कंसल्टेशन या लेना चाहते हैं, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जो है, जहां पर हमारे शो का पूरा डिस्क्रिप्शन है, वहां पर दीपक सर का नंबर भी दिया हुआ है, तो आप उनके मोबाइल नंबर के ज़रिए उनसे सीधा भी जुड़ सकते हैं। अच्छा दीपक सर, अगर किसी बिजनेस के ओनर की यानी कि मालिक की मृत्यु हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है, तो ये कुछ एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसका कोई पहले तो अंदाज़ा लगा नहीं पाता, तो ऐसे में उसकी बिजनेस की वैल्यू की सुरक्षा के लिए ट्रस्ट का उपयोग किस तरीके से किया जा सकता है? तो उसके लिए एक ट्रस्ट बनती है, कहते हैं बिजनेस प्रोटेक्शन ट्रस्ट, राइट। तो उसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस के जो शेयर्स हैं वो जीवित रहते हुए व्यक्ति के ट्रस्ट में डाल देते हैं, और ट्रस्ट में स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जब तक जीवित है तो ये व्यक्ति इसको चलाएगा, मेरे बाद कौन चलाएगा और कौन ओन करेगा वो डिफरेंट लोग हो सकते हैं। ओके। है, मैं कह सकता हूँ कि मेरे बच्चे ओनर होंगे पर चलाएगा ये व्यक्ति। या कई बार मैंने ये भी सिचुएशन देखी है कि 3 बच्चे हैं, एक बच्चा बिजनेस में साथ काम कर रहा है, बाकी दोनों नहीं कर रहे। अब बिजनेस ओनर के लिए प्रॉब्लम क्या है कि मेरे बाद अगर बटेंगे शेयर्स तो बराबर बटेंगे, और ये बिजनेस एक व्यक्ति चला रहा है तो इसको कैसे करें। तो मैं ओनरशिप और मैनेजमेंट को सेपरेट कर सकता हूँ कि भाई ओनर तो तीनों होंगे, मैनेजमेंट का राइट इसका होगा चलाने का, तो वो चीजें हम उसमें डाल सकते हैं। तीसरा, बिजनेस के अंदर बहुत सारे रिस्क होते हैं, ये रिस्क आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे ट्रांसफर नहीं होंगे, क्योंकि अब बिजनेस का ओनर ट्रस्ट है, आप नहीं हो, तो प्रमोटर का जो रिस्क है वो ट्रस्ट के अंदर सिमट के रह जाएगा, वो आपके पर्सनल एसेट्स तक नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पर्सनल एसेट इस ट्रस्ट के बाहर है। ओके, राइट। तो एक पहला बहुत बड़ा फायदा है, मैनेजमेंट और कंट्रोल को आप अलग कर सकते हैं। दूसरा, आप बिजनेस के रिस्क को सीमित कर सकते हैं। ओके। तीसरा एक और फायदा भी, हम जो बहुत सारे लोग जिसकी वजह से बिजनेस ट्रस्ट बनवाते हैं, हम इस ट्रस्ट में प्रावधान डाल सकते हैं, समथिंग लाइक राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। Okay. अब आपके 3 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा कहता है जी मुझे तो अपने शेयर बेचने हैं, बिजनेस में से बाहर निकलना है, तो उसके अंदर एक प्रावधान डाला होगा कि आपको पहले अपने शेयर अपने भाई और बहन को ऑफर करने पड़ेंगे एट द सेम रेट जैसे आप बाहर ऑफर कर रहे हो। okay. और अगर वो मना करेंगे कि हम नहीं खरीद रहे इतने टाइम के अंदर, तो ही आप बाहर बेच सकते। तो ये प्रावधान बेसिकली ये इंश्योर करेगा कि घर के जो बिजनेस है वो घर पे ही रहे पहले। फिर इसमें एक टैग अलोंग क्लॉज होता है। ओके। अगर मैं अपना शेयर बेच रहा हूँ और मेरे भाई और बहन कहते हैं हमारा भी बेच दो, अब बिकेंगे, तीनों बिकेंगे, नहीं तो एक भी नहीं बिकेगा। अच्छा। तो टैग अलोंग क्लॉज होता है। इस तरीके से हम प्रावधान डाल सकते हैं। आप सोचो ना, आप क्या कंट्रोल कर रहे हो, और ये नॉर्मल चीजों से आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एक बिजनेस ट्रस्ट को प्रॉपरली क्रिएट करके ही कर सकते हो। ओके। राइट। और ये चीजें कई बार ना आपकी प्रॉपर्टी को या बिजनेस को सेव करने में बहुत हेल्प करती है, स्पेशली कंट्रोल और मैनेजमेंट को अलग करने से, क्योंकि आपने मैनेजमेंट
प्रोफेशनल के हाथ में दे दी, ओनरशिप बच्चों को दे दी जी। राइट। अब अभी एक स्टडी हुई थी फैमिली ऑफिसेज की, और उसमें कहा था कि ज़्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स के बिजनेस को ज्वाइन ही नहीं करना चाहते राइट। वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन जाएं, हम इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करें, ये करें, फैमिली ऑफिस या चलाएं। अपना स्टार्टअप को करें। अभी उदय कोटक का वो मैसेज वो था, मतलब ट्विटर पे वो था कि बच्चे क्यों नहीं आते, बच्चे अब जो बड़े लोगों के बच्चे हैं वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन जाएं, इन्वेस्टमेंट्स मैनेज करें, बिजनेस मैनेज नहीं करें। तो इसका मतलब कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि उस फैमिली की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बिजनेस है। उस बिजनेस से ही सब कुछ बना है ना। मुर्गी तो वही है ना जी। तो आप अंडे संभालने में जाओ, मुर्गी कौन संभालेगा? मुर्गी ट्रस्ट संभालेगी। तो मैनेजमेंट बेसिकली आप चाहे प्रोफेशनल हाथों में दे दोगे, लेकिन शेयर आपका जो है Right. वो बच्चों के पास ही रहेगा। तो मतलब ये है कि आपकी सोच जहां तक जा नहीं सकती, ट्रस्ट वो सारा काम कर सकते हैं। राइट। ठीक है। खैर, इस बीच में दीपक सर हमारे पास कुछ सवाल हमारे दर्शकों के आ गए थे, कुछ सवाल ले लेते फिर अपनी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। सौरभ सिंह का हमारे पास सवाल आया है, ये कह रहे हैं कि अगर बात तलाक तक पहुंच जाती है तो क्या फैमिली ट्रस्ट मेरी मेहनत की कमाई को मेरी पत्नी से सुरक्षित रख सकता है? और दीपक सर, आजकल इस तरह के मुद्दे काफ़ी बढ़ भी गए हैं, तलाक वगैरह के केसेस हमने भी काफ़ी सारे देखे, तो मुझे लगता है काफ़ी सारे दर्शकों के मन में ना इस तरह के सवाल भी आते होंगे। तो आपकी पत्नी आपसे तलाक ले रही है या ट्रस्ट से ले रही है? व्यक्ति से। तो जो ट्रस्ट के अंदर है वो इसके अंदर नहीं है, ठीक है। वो आपका है ही नहीं। हाँ, अगर आपके बच्चे हो गए तो और ज़्यादा सुरक्षित हो जाएगा। फिर तो मैं क्या कहूँगा, पहले आप बेनिफिशियरी, उसके बाद आपके बच्चे हैं, तो कोर्ट को समझाना और भी आसान हो जाता है कि जी ये मैंने ट्रस्ट अपने बच्चों के लिए बनाई है। पर ये कब करना चाहिए? केस शुरू होने से पहले। ओके। जितना पहले आप करोगे उतनी ही आपकी इंटेंशन क्लीन नजर आती है कोर्ट को, कि आपके मन में ये नहीं था कि उनको मतलब पैसे नहीं। ऐसे तो नहीं है कि केस जैसे 3 महीने बाद शुरू हो रहा है और किसी व्यक्ति ने 3 महीने पहले ही ये सब कर लिया। हाँ, तो वो बेटर है। पर अगर 2 साल पहले किया तो इससे भी बेटर है, ओके। 5 साल पहले किया तो इससे भी बेटर है। और केस चलते हुए किया तो भी कुछ सुरक्षा तो मिलेगी, पर उतनी नहीं मिलेगी जो अब तो वो इंटेंट हो गई ना कि भाई इससे बचाने के लिए ही किया है। राइट, मिलेगी पर कम मिलेगी। तो बेसिकली जितना जल्दी आप ये करो, है ना। मेरे पे बहुत सारे लोग, कपल्स ऐसे आते हैं जो शादी करने से पहले ट्रस्ट बना लेते हैं अपनी, कि अब मैं एक ऐसे रिलेशनशिप में जा रहा हूँ जहाँ पे रिस्क हो सकता है, तो पहले ही ट्रस्ट बना के उसको ट्रांसफर कर देता हूँ। ओके। राइट। तो वो आप जितना जल्दी करेंगे उतनी ज़्यादा सुरक्षा है, जितना आप लेट करेंगे उतनी सुरक्षा कम होती जाएगी। हाँ, सुरक्षा कुछ हद तक मिलेगी। ठीक है, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप ट्रस्ट बनाकर अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट पे ट्रांसफर कर देंगे, उतने आपकी प्रॉपर्टी जो है वो सुरक्षित रहेगी। यानी कि जितना जल्दी आप कर देंगे ये काम, उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक सवाल और ले लेते हैं हैदराबाद से शालिनी राव का। ये कह रही है कि बच्चे के बालिग होने पर ट्रस्ट की भूमिका क्या रहती है? तो बच्चा जब बालिग हो जाता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसको उसका हिस्सा दो और कहो कि अब ट्रस्ट फिनिश है, या आप अभी भी कंट्रोल करो। ओके। अच्छा, दूसरी बात, आपके अगर 3 बच्चे हैं, तीनों एक साथ बालिग नहीं होंगे। अच्छा। हाँ। राइट। तो हो सकता है जो बालिग होता जाए आप उसका हिस्सा देते रहो, बाकियों के लिए ट्रस्ट चलती रहे। अच्छा। आप एज ऑफ डिसबर्सल कर सकते हो कि भाई मुझे नहीं लगता 18 साल पे तुम ये कर पाओगे, मैं 30 में ही दूंगी तुम्हें। 30 में तुम्हें राइट है बाहर निकलने का, अगर तुम निकलना चाहते हो तो बालिग होने के बाद हाँ, मैं ट्रस्ट में ये प्रोविजन जरूर डाल सकता हूँ कि जो बच्चा 30 साल का होता जाएगा वो ट्रस्ट में ट्रस्टी ऐड होता जाएगा बाकियों के साथ ऑटोमेटिकली। अच्छा। जिससे कि जिसका पैसा है उसका कुछ रोल शुरू हो जाए इन मैनेजिंग द ट्रस्ट, वो मैं डाल सकता हूँ। पर वो बाकी बच्चों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए ये रोल, कि मेरे भाई तो माइनर है, मैं ट्रस्टी बन गया, तो इसीलिए मैंने बाकी ट्रस्टीज डाले हुए हैं अभी भी, जो ध्यान रखेंगे कि तुम अपना ही ध्यान रख सकते हो और सीए ऑडिट करेंगे। राइट। ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है ऐसा जिसके पास कुछ ऐसी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जैसे कोई रियल एस्टेट हो गया या कोई बड़ा उसने जो है इन्वेस्टमेंट वगैरह म्यूचुअल फंड्स वगैरह में किया हुआ है, तो उन संपत्तियों को संभावित भविष्य के कानूनी दावपेचों से वो कैसे जो है वो बचा सकता है? और लेनदारों से स्पेशली, क्योंकि कई बार जो है वो ऐसा भी तो होता है ना कि भाई कई बिजनेस के लिए बड़ा सा कर्ज ले लिया, जैसे कि हम आए दिन खबरों में भी सुनते रहते हैं, तो ऐसे में क्या ट्रस्ट मदद कर सकता है हमारी? तो उसे कहते हैं एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट। Okay. तो एसेट प्रोटेक्शन ट्रस्ट बनाए आप है। अपने जीवित रहते हुए अपने लाइफ टाइम में, आज ही जो एसेट आपने कोलैटरल में नहीं दिए। ठीक है। एक एसेट तो वो है जिसको आपने मॉर्गेज किया है, एक एसेट वो है जो फ्री है। और एसेट का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है खाली। ओके। एसेट मतलब आपके म्यूचुअल फंड, शेयर्स, एफडी, जो भी चीज वैल्यू की आपके पास है, रियल एस्टेट के अलावा भी
उनको आप इस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर दें। एसेट में तो मेरे ख्याल से हमारे आईपीआर भी आ जाएंगे, सब आईपीआर, लोगो, ट्रेडमार्क सब कुछ आ जाएंगे। इसीलिए मैं वो एसेट जो प्रॉपर्टी बोलते हैं ना, लोग सोचते हैं रियल एस्टेट, तो खाली वो नहीं, क्योंकि कोई भी चीज वैल्यूएबल जो आपके पास है जो मॉर्गेज नहीं करी गई है वो आप इस ट्रस्ट में ट्रांसफर करें। राइट, अब आप बैंक गारंटी वगैरह की कोई असर इस पे नहीं होगा, प्रोवाइडेड नेक्स्ट 2 इयर्स तक केस ना हो। ठीक है, 2 साल का आईबीसी में प्रोविजन है कि गिफ्ट कैन बी चैलेंज, द रीजन वाज टू डिफ्रॉड अ क्रेडिटर, पर आफ्टर 2 इयर्स इफ द केस इज फाइल्ड वो कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, और अगर कोई व्यक्ति अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहा है तो क्या ट्रस्ट उसमें किसी तरीके से मददगार साबित हो सकता है? तो बेसिकली रिटायर्ड लोगों के लिए ट्रस्ट 2 तरीके से फायदेमंद हो सकता है। मैं इनकैपेसिटेड हो जाऊंगा लाइफ के एक स्टेज में, ठीक है, तो उस समय ट्रस्टीज वो बैंक अकाउंट ऑपरेट कर लेगा, तो मुझे जीपीए और उनकी एसपीए की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ट्रस्टी तो हम कहा ना, मैं इनकैपेसिटेड हुआ, मेरी वाइफ मैनेजिंग ट्रस्टी बन गई, उनके हम दोनों इनकैपेसिटेड हो गए, मेरा बेटा बन गया। ओके, तो आपने वो ऑटोमेटिक कर दिया, तो कहीं पे भी आपको जीपीए एसपी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। दूसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे बाद, मैं उसे इंश्योर कर सकता हूँ पीसफुली, ओके, कि मेरे बाद क्या होगा, क्योंकि आप लाइफ के एंड वाले फेज में जा रहे हो, तो आफ्टर यू व्हाट हैपेंस टू दिस वेल्थ वो आप कर सकते हो। और तीसरा मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ओल्ड एज में चीटिंग का शिकार हो जाते हैं, राइट, बिकॉज आप इतने टैक्स से भी नहीं होते, वो नहीं होते, तो उस चीज़ों से भी ये ट्रस्ट हेल्प कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और हेल्थ केयर ट्रस्ट जो है वो कैसे काम करता है भविष्य के? हेल्थ केयर ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट है जो मैं बनाता हूँ मेरे परिवार की हेल्थ नीड्स के लिए। ओके, राइट, तो बहुत सारे लोग ऐसी ट्रस्ट बना के जाते हैं जहाँ पर कभी परिवार को कोई हेल्थ नीड्स आए, ठीक है, तो वो ये ट्रस्ट पूरा करे। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें कॉर्पस डाल देते हैं, साथ में इसमें प्रावधान होता है कि हर परिवार के सदस्य की हेल्थ इंश्योरेंस ट्रस्ट चलाए। अच्छा, जैसे ही मेरे परिवार में बच्चा पैदा होगा उसकी हेल्थ इंश्योरेंस ये ट्रस्ट ले लेगा, राइट, ये कंपलसरी है आगे की जनरेशंस के लिए भी। तो आपने कॉर्पस क्रिएट किया जो मेडिकल इमरजेंसीज में काम आएगा बच्चों के, और हेल्थ इंश्योरेंस इंश्योर कर दिया फॉर एवर फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। तो एक तरीके की हेल्थ, और उसमें प्रावधान डाल दिया कि इस बीमारी के लिए हम इतना पैसा दे देंगे, इतने तक दे देंगे, उस तरीके के हम उसको प्रॉपर स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है। और हमारे देश में क्या ट्रस्ट बनाने में कुछ टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, क्योंकि हम लोग इसे टैक्स के साथ बहुत एसोसिएट करते हैं हर चीज को? वैसे जनरली ट्रस्ट आर टैक्स न्यूट्रल, ओके, राइट, ना तो टैक्स आपको एक्स्ट्रा देना पड़ता है ना कम देना पड़ता है। ठीक है, कुछ केसेस में टैक्स बच जाता है। अच्छा, और वो केस जनरली क्या होता है कि आपकी फैमिली में ऐसे मेंबर्स हैं जिनके स्लैब रेट्स हिट नहीं हो रहे, ओके, राइट, और एक जने पे स्क्यूड इनकम है, सारे पैसे, सारी कमाई मेरी है, इन्वेस्टमेंट से जो आ रही है, मेरी वाइफ और बच्चों की कमाई कम है, पर दोनों मेजर है। तो मैं क्या करूंगा, ये पैसे ट्रस्ट में डालूंगा और उसमें बेनिफिशियरी 1/3 दिखा दूंगा। ठीक है, अब 1/3 हर एक की इनकम में ऐड हो जाएगा, पैसा ट्रस्ट में ही रहेगा। ठीक है, तो मेरी वाइफ और बच्चों के स्लैब हिट होने लगेंगे, तो उसकी वजह से टेस्ट का इंसिडेंस कम हो जाएगा, क्योंकि उनको तो अलग अलग स्लैब पे मिलेगा, मेरा तो मैक्सिमम पे पहले ही चल रहा था। ओके, तो उस तरीके की हम प्लानिंग कर सकते हैं, पर जनरली ट्रस्ट आर टैक्स न्यूट्रल, आप उससे टैक्स नहीं बचा सकते। और ट्रस्ट की अगर बात की जाए तो भारत के कानून के अकॉर्डिंगली इसको ट्रस्ट को मान्यता किस तरह की प्राप्त है? और अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है कि भाई उसको लग रहा है कि ट्रस्ट जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, तो क्या वो उसके एक ट्रस्टी दूसरे ट्रस्टी के अगेंस्ट कुछ चैलेंज भी कर सकता है? तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1883 में ट्रस्ट वैध है, राइट, तो ये बहुत पुराना कानून है, कोई नया कानून नहीं है, 1883 का बना हुआ कानून है। अच्छा। तो इसका मतलब इसको बहुत बार टेस्ट करा जा चुका है कोर्ट्स के अंदर, राइट। हम प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, हम चैरिटेबल ट्रस्ट की बात नहीं कर रहे इस शो में, राइट, तो वो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। दूसरा, अगर कोई भी व्यक्ति जो इस ट्रस्ट से इफेक्ट हो रहा है, ही कैन ऑलवेज गो टू द कोर्ट दैट इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, ओके, राइट, बट दैट शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। पहला रिजॉर्ट तो ट्रस्ट के अंदर ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मैकेनिज्म बने हुए होंगे कि कल को आप में हमारी और ट्रस्टीज में प्रॉब्लम हुई तो ये करेंगे, वो रेजोल्यूशन तो पहले ही बने हुए। अगर वो काम नहीं आते तो कोर्ट में जाने का तो रास्ता हमेशा खुला हुआ। ठीक है, तो कोर्ट में जाने का रास्ता जो है वो खुला हुआ है। खैर, अगर आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन है ट्रस्ट से जुड़ा हुआ या फिर एस्टेट प्लानिंग से जुड़ा हुआ, तो आप जो है बहुत सिंपल तरीके से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है, यूट्यूब पर हमारे शो का जो लिंक है वहाँ पर जाना है और उसमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपने सवाल जो हैं वो टाइप करने हैं। हम आपके सारे
सारे सवालों को दीपक सर के पास लेकर जाएंगे और आपके सवालों के जवाब जो हैं वो दीपक सर अगले शो में ज़रूर देंगे। इसके अलावा अगर आप दीपक जी से सीधा बातचीत करना चाहते हैं, आप उनसे जुड़ना चाहते हैं, आप अपनी दिक्कत उनसे पूछना चाहते हैं या एस्टेट प्लानिंग के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में जहाँ पे हमने शो के बारे में डिटेल सीखी हैं वहाँ पर आपको दीपक जी का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। दीपक जी से आप सीधा भी जुड़ सकते हैं। खैर आखिर में दीपक सर मैं एक चीज़ समझना चाहूँगी, आप मानते हैं कि आज के समय में बच्चों के भविष्य की प्लानिंग के लिए जो है वो ट्रस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है और ये एक समझदार अभिभावक की निशानी माना जाए इसे? तो मैं तो बाबा कहता हूँ एवरी एडल्ट इंडियन शुड हैव अ ट्रस्ट, राइट। आपके बच्चे माइनर हैं, मेजर हैं, आप सिंगल पर्सन हो, फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, कहीं ना कहीं वो आपको बहुत बड़ी सुरक्षा देती है, राइट। और अपने नाम पे एसेट बनाने की जगह ट्रस्ट के नाम बनाएं और उसमें कंट्रोल इंश्योर करें, पीस इंश्योर करें अपनी फैमिली में कि आपके बाद कंट्रोल भी रहेगा और पीस भी रहेगा। और उन दो चीज़ों की वैल्यू इनवैल्यूएबल है कि शांति बनी रहे, सही जने तक पहुंच जाए, सही इस्तेमाल हो मेरी संपत्ति का, ये तो हर व्यक्ति चाहेगा। बिल्कुल, तो हर व्यक्ति यही चाहेगा कि उसकी संपत्ति जो है वो सुरक्षित हाथों में रहे, सही उसका इस्तेमाल हो, जैसा कि दीपक सर ने कहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ट्रस्ट के ज़रिए आप भी अब समझ गए होंगे कि कैसे आप अपनी संपत्ति को जो है वो सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें ट्रस्ट के बारे में बहुत अच्छे से समझाया और स्पेशली हमें ये बताया कि कैसे हम अपने माइनर बच्चों की देखरेख के लिए ट्रस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और स्पेशल चाइल्ड के केसेस में तो ट्रस्ट बनाना और भी ज़रूरी जो है वो हो जाता है। तो देखिए, आपकी संपत्ति जो है ना वो आपकी मेहनत का नतीजा है, वो आपकी विरासत का प्रतीक है। लेकिन अगर सही योजना ना हो तो यही विरासत जो है वो विवाद, कर्ज या उलझनों में फंस सकती है। तो प्राइवेट ट्रस्ट जो है वो ना सिर्फ कानूनी कवच देता है बल्कि बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित करता है। देखिए, एस्टेट प्लानिंग को ना नज़रअंदाज आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आगे जाकर क्या होने वाला है ये हम में से कोई नहीं जानता है। ये सवाल ना आपको बहुत ज़्यादा परेशान क्या करेगा कि आगे क्या होगा, तो इसलिए इसको बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। आज ही जो है एस्टेट प्लानिंग के बारे में सोचिए, समझिए। और अगर आप दीपक जी से सीधा अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दिया हुआ है, उनसे सीधा कनेक्ट कीजिए ताकि वो आपकी एस्टेट प्लानिंग में मदद कर पाएँ। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।